बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 2014 का टॉपिक चल रहा था। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंक्वायरी के बारे में बताया है कि इसमें इंक्वायरी मैंडेटरी होती है। जब भी कोई एप्लीकेशन फ़ाइल होती है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी करप्शन के केस के बारे में, अब उस एप्लीकेशन फ़ाइल होने के बाद मामलात की जांच पड़ताल की जाती है, फैक्ट्स को देखे जाते हैं, पार्टी को तलब किया जाता है। और अगर वो ऑफिसर जो है वो ये समझे कि इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो मुकदमा का अंदराज कर दिया जाता है, अदरवाइज़ इंक्वायरी ड्रॉप कर दी जाती है। और या फिर अगर कुछ ऐसे शवाहिद हैं या कुछ ऐसे हालात हैं कि जिसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाना चाहिए तो मैटर को रेफ़र कर दिया जाता है मुतलका डिपार्टमेंट में, उस पब्लिक सर्वेंट के, उस पटवारी के, उस डॉक्टर के, या जो भी पब्लिक सर्वेंट है। तो उसके बाद अब आगे जो इसकी रूल है 6, उसमें बताया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। अब मुकदमे का अंदराज जो है उसके बारे में यहाँ पे तफसील लिखी गई है इस रूल में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ दी फैक्ट सो वारंट। अगर तो फैक्ट्स इजाज़त देते हैं, यानी कि जो जिस तरह के हालात है, इंक्वायरी हुई है उसमें जो फैक्ट सामने आए हैं, जो एविडेंस हमारे पास सामने आई है, जो इस्टेब्लिशमेंट के पास जो सामने आई है, उसकी रोशनी में अगर तो वो देखते हैं कि मुकदमा बनता है, एफआईआर बनती है तो एफआईआर दे देंगे। यहाँ पे लिखा है द इस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर आ क्रिमिनल केस अगेंस्ट दी एक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट। तो उस तरह जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 और जो पाकिस्तान पैनल कोड की सेक्शंस हैं जदवल में जो दर्ज हैं शेड्यूल में। इसके बाद है सब रूल 2। Subject to sub rule 3, no criminal case shall be registered under sub rule 1 unless approved in writing by the officer of the establishment mentioned below against each category। अब यहाँ पे हमें जो है सब रूल 3 को भी देखना पड़ेगा। सिंपल इस रूल को देखने से मामलात जो हल नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने पहले बता दिया कि आप सब्जेक्ट टू सब रूल 3 इससे मशरूत है, इसको भी आप देखें। तो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसी रूल को देखते हैं, सब रूल 2 को। नो क्रिमिनल केस, यानी कि कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि अप्रूवल ना होगी। किस किस ऑफिसर से अप्रूवल ना होगी, किस ग्रेड के लिए, यानी कि अगर आपने 1 से 16 ग्रेड के ऑफिसर की दरख्वास्त दी है कि उसने करप्शन किया है तो डिप्टी डायरेक्टर इसकी अप्रूवल दे सकता है। लेकिन अगर मुकदमा का अंदराज किया जा रहा है 17वें स्केल और 18वें स्केल के लिए, यानी जो करप्शन जिसने की है वो 17वें स्केल पर फाइज है, 17वें स्केल का मुलाजिम है, 18वें स्केल का, तो डायरेक्टर जो है इस्टेब्लिशमेंट का, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का, वो इसकी अप्रूवल देगा। और अगर तो जो पब्लिक सर्वेंट है उसका ग्रेड 19 से इससे ऊपर है तो डायरेक्टर जनरल। अब यहाँ पे चूँकि हमने पढ़ा था सब्जेक्ट टू सब रूल 3 इससे मशरूत है, तो अब सब रूल 3 को भी देख लेते हैं। इसमें भी इसी का तसलसल इसमें कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू सब रूल 4। अब यहाँ पे बताया गया कि आपने सब रूल 4 को भी फॉलो करना है, उसको भी देखना है, उससे मशरूत है। तो अब सब रूल 3 को देख लेते हैं कि इसमें क्या है। नो केस शैल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट आर DCO, कमिश्नर, सेक्रेटरी, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, मैं इसको सारा नहीं पढ़ रहा, सेक्रेटरी और हेड ऑफ एन अटैच डिपार्टमेंट एंड एनी अदर ऑफिसर ऑफ BPS 20 एंड अबव विदाउट प्रायर परमिशन इन राइटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर लेकर कोई भी केस जो क्रिमिनल केस है, कोई भी केस, नो केस, कोई भी केस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि चीफ़ मिनिस्टर से इजाज़त ना ले ली जाए। लेकिन ये चीफ़ मिनिस्टर से इजाज़त कब मैंडेटरी रखी गई है कि जब जो मुकदमा है एंटी करप्शन यानी करप्शन का, कि आपका इल्ज़ाम जो है या जो मुकदमा दर्ज करवाना मकसूद है वो जो एक्यूज़ फरीक हैं वो DCO है, यानी डिप्टी कमिश्नर जिसको आजकल कहा जाता है, या कमिश्नर है, क्योंकि बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, बहुत हाई लेवल की पोस्ट होती है इनके पास। तो इनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करवाना मकसूद है या किया जाना है तो चीफ़ मिनिस्टर से, यानी कि वज़ीर आला से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब ये पंजाब का रूल चल रहा है तो पंजाब के वज़ीर आला से इजाज़त, रिटन जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी। लेकिन अब आगे इसको मज़ीद क्लैरिफाई किया गया है, बट इन केस ऑफ एनी अदर ऑफिसर इन BPS 9। लेकिन अगर जो ऑफिसर हैं
ये जो ऑफिसर हैं ये BPS 19 में मुलाजिम है। अब लाजमी नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर का जो है वो ग्रेड 19 ही हो, इनका 18 भी हो सकता है। कमिश्नर का लाजमी नहीं है कि 19 ही हो, इनका सॉरी 20 हो। ये यानी कि ऊपर ही होते हैं कि 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। इनके वो जो डिपेंड करता है इनको बस कितना एरिया है, डिवीजन कितनी बड़ी है, डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है, तो इस वजह से ये इनके ग्रेड BPS जो हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया कि अगर उनका जो ग्रेड है, जो BPS है वो 19 है, तो इस सूरत में जो है परमिशन चीफ सेक्रेटरी से भी ली जा सकती है, मे बी अकॉर्डेड। तो फिर इस सूरत में चीफ मिनिस्टर ज़रूरी नहीं है, तो चीफ सेक्रेटरी से भी ली जा सकती है। अब सब रूल 4 को देख लेते हैं, क्योंकि सब रूल 3 में इन्होंने बताया था कि आपने सब रूल 4 को भी देखना है। अब यहाँ पे लिखा है नो परमिशन शेल बी रिक्वायर्ड। अब किस केस में परमिशन की ज़रूरी नहीं है, रिक्वायर ही नहीं है? ट्रैप केसेस में। यहाँ पे मैंने ट्रैप को हाईलाइट किया है। ट्रैप क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है जब यानी रेड हैंडेड उसको पकड़ने के लिए कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए रेड हैंडेड, एक ठोस सबूत हो जाता है, एक बड़ा ये स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है ट्रैप केस का। लेकिन ट्रैप केस में जो है मजिस्ट्रेट की सुपरवाइजिंग ज़रूरी है। वो मजिस्ट्रेट भी होता है, सुपरवाइज़ कर रहा होता है उस रेड को जो कंडक्ट किया जा रहा होता है। और इसके अलावा अब ये कैसे ट्रैप रेड कंडक्ट किया जाता है इसको तो वीडियो मैं नहीं बता रहा, इसमें काफ़ी डिटेल हो सकती है। लेकिन सिंपल ये जो ट्रैप केस है इसमें परमिशन दरकार नहीं होती। और इसके बाद लेकिन इस केस में क्या करना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को कि वो रिपोर्ट करेंगे चीफ सेक्रेटरी को, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को, इमीडिएट सुपरवाइजरी ऑफिसर को उस पब्लिक सर्वेंट के। अगर तो पब्लिक सर्वेंट का जो स्केल है वो 16 है या इससे ऊपर है। लेकिन अगर जो पब्लिक सर्वेंट है उसका स्केल 15 है या इससे नीचे का है तो रिपोर्ट कहाँ पे की जाएगी? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, यहाँ पे देख सकते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, या फिर इमीडिएट सुपरवाइजरी ऑफिसर को उस पब्लिक सर्वेंट के। सब रूल 5 देख लेते हैं। इफ़ द कंपिटेंट अथॉरिटी अंडर सब रूल 2 डिसाइड्स नॉट टू रजिस्टर अ केस इट शैल रिकॉर्ड रीजन देयर ऑफ। तो अब यहाँ पे जी कि अगर जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि केस नहीं बनता, केस दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, तो वो अपनी जो रीज़न है वो रिकॉर्ड करेगी, वो जो भी अथॉरिटी है। 6 पे है ऑन कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी। अब यहाँ पे जी इंक्वायरी के कंप्लीट होने के बाद क्या है? इफ़ द एलिगेशन आर नॉट सब्सटेंशिएटेड द इंक्वायरी शैल बी ड्रॉप्ड अंडर रिटन ऑर्डर्स। अगर तो जो इल्ज़ामात हैं वो सब्सटेंशिएट नहीं होते, वैलिड नहीं होते, ऑथेंटिक नहीं होते, यानी कि साबित नहीं होते, ऐसे हालात ऐसे हैं कि प्रूफ नहीं होता, तो फिर क्या होगा? जो इंक्वायरी है वो ड्रॉप कर दी जाएगी और इंटीमेशन टू दैट इफेक्ट शैल बी सेंट टू द कंसर्न पब्लिक सर्वेंट। तो इस बारे में जो इंटीमेशन है उसको इतला कर दी जाएगी उस पब्लिक सर्वेंट को जिसके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही थी। उसको पब्लिक सर्वेंट को आगाह कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी इंक्वायरी ड्रॉप कर दी गई है, और उसके डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ को भी इंटीमेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जी इसकी क्लास बी में देखते हैं, इफ़ सफिशेंट एविडेंस इज़ अवेलेबल। अब यहाँ पे है कि इज़ नॉट अवेलेबल। अगर तो जो ठोस शवाहिद हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के लिए वो अवेलेबल नहीं हैं, यानी ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है कि इसका जो FIR का अंदराज किया जाए, मुकदमे का अंदराज किया जाए। लेकिन माकूल जो हैं, कुछ मुनासिब जो हैं एविडेंस हैं, लेकिन और माकूल एविडेंस भी उस बाबत है कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाए उस पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़। तो इस सूरत में क्या होगा? मुकदमे का अंदराज नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के पास। तो इस सूरत में क्या करेगी? जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो इनिशिएट करवाने के लिए ये जो केस है वो रेफ़र कर देगी उनको जो कंप्लेंट के साथ, और जो भी रिकॉर्ड उनके पास है इंक्वायरी का वो, और जो फाइंडिंग्स हैं वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को जो है केस रेफ़र कर दी गई कि इस पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है इनिशिएट किया जाए। इस सूरत में मुकदमे का अंदराज ये एंटी करप्शन खुद नहीं करेगी बल्कि केस को रेफ़र कर देगी। तो ये वीडियो थी आपसे शेयर करनी थी।